इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, जानेंगे कि कितने इसके टाइप्स होते हैं, साथ में ही कोफिशिएंट्स के बारे में जानेंगे, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये भी जानेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते किसको हैं, और बहुत सारी बातें उसमें मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप उसे देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो से रिलेटेड बातें इसमें होंगी क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये पार्ट 2 है और इसको मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा जब तक कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फिनिश नहीं हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितने टर्म्स होते हैं। यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं एक बार बता दूँ कि कहते किसको हैं। वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, नंबर हो, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। जब आपको टर्म्स समझ में आ जाएगा तो आप इसके टाइप्स भी समझ जाओगे। तो देखोगे इसमें आप, तो पहला टर्म है 2x², दूसरा है 3y और तीसरा है 7। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3। आप इसको पहचानोगे कैसे? सिंपल है, बीच में जितने प्लस और माइनस होंगे वही टर्म्स को अलग अलग करते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर लिखा है 4x - 7, तो इसमें 2 टर्म्स है, पहला है 4x और दूसरा है -7, है ना। टर्म्स को अलग अलग लिखने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला टर्म क्या है, 4x है, और दूसरा टर्म क्या है, -7। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 2। क्लियर है? जैसे कि अगर ले लिया मैंने 3y, तो इसमें देखोगे आप तो एक ही टर्म है, वो भी क्या है, 3y। आप देख पा रहे हो, ओनली 1 टर्म। तो आई थिंक अब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को समझ लोगे कि कितने टर्म्स हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे कि लिखा हो -xy², ये कितने टर्म्स हैं आप बता सकते हो? इसमें भी एक ही टर्म्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक ही टर्म इसलिए है क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है और इसके आगे कोई प्लस और माइनस नहीं लगा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि प्लस और माइनस जो होते हैं वो टर्म्स को अलग अलग करते हैं। ठीक है, ये -7xy² जो है सिर्फ एक टर्म्स में आएगा। ठीक, वेरिएबल्स उसमें कितने भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 3abc, तो इसमें देखिए 3 वेरिएबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 टर्म्स हो गया, ये टोटल एक ही टर्म्स है। क्लियर है? अब इसके टाइप्स पर आते हैं। तो इसके वैसे टोटल 4 टाइप्स बना सकते हैं। सबसे पहला होता है मोनोमियल। सबसे पहला क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल में वो आते हैं जो एक टर्म्स वाले एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखा, जैसे लिख लिया 2x, ये देखिए एक टर्म है ना, तो इसको हम मोनोमियल कह सकते हैं। या 3x² हो गया, या 3/7 आप देख रहे हो ये जो है एक टर्म है। तो जब एक टर्म होता है तो उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। सेकेंड है आपका बाइनोमियल्स। बाई का मतलब 2 होता है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो। 2 टर्म का मतलब जैसे लिखा हो 6 - y, तो देखो इसमें पहला टर्म है 6, दूसरा टर्म है y, है ना। एक और देखते हैं 3x - y लिखा हो, तो देखो पहला 3x है, दूसरा है y। और देखो ये 2 टर्म्स कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि प्लस और माइनस जो होता है टर्म्स को अलग करता है, तो ये बाइनोमियल हो गया। उसी तरीके से आपका थर्ड वाला होता है ट्राइनोमियल्स। समझ रहे हो? तो ट्राइनोमियल्स जो होता है उसमें 3 टर्म होंगे। 3 टर्म जैसे कि 2 + x - y, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, है कि नहीं। एक हो सकता है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 4ab - 7bc - 8ca। यहाँ पे भी देखिए 3 टर्म्स है, 4ab, 7bc और 8ca, है कि नहीं। तो 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल्स कहते हैं। और इससे ज़्यादा अगर टर्म्स होंगे तो उसे हम नॉर्मली पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? इससे ज़्यादा टर्म्स होंगे तो उसे हम पॉलिनोमियल्स ही कहेंगे। पॉलिनोमियल्स हम इसको भी कह सकते हैं, 3 टर्म वाले को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं।
समझ रहे हो। लेकिन 3 टर्म है, इसको हम गिन पा रहे हैं, इसीलिए हम इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। 2 टर्म वाले को बाइनोमियल और 1 टर्म वाले को मोनोमियल। लेकिन उससे ज़्यादा टर्म्स दिखे तो आप उसे पॉलिनोमियल कहोगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल है, आप टर्म्स काउंट करो और बता दो। पहला वाला है 5 + 7x³ y³ z³। तो यहाँ देखो एक ही प्लस है बीच में, इसका मतलब एक टर्म इधर है और एक टर्म ये है, तो 2 टर्म्स हैं, इसका मतलब कि इसे हम बाइनोमियल कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद नीचे वाला एग्जांपल है -5x³, इसमें एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। थर्ड वाले में आप देखोगे तो एक है आपका ax³, दूसरा है bx³, तीसरा है cx और चौथा है d। ये कैसे पता चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया प्लस और माइनस टर्म्स को अलग करते हैं। तो ये देखिए बीच में प्लस लगा है तो ये दोनों अलग हो गए, ये प्लस लगा है ये दोनों अलग हो गए, और ये प्लस लगा है तो ये दोनों अलग हो गए। टोटल 4 टर्म्स हो गए हैं। तो 4 टर्म्स का कोई नाम है अगर, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें देखिए एक टर्म है, वापस से ये क्या हो गया, मोनोमियल। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 टर्म है, और 2 टर्म है तो इसे हम बाइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट्स। अब ये कोएफिशिएंट्स क्या होता है ये समझना जरूरी है। जैसे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 7, टर्म वाइज अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये है बाइनोमियल। क्लियर है। अब इसमें कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कोई टर्म में किसी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 2 टर्म है, और पहला है 4x और दूसरा है 7। अगर मैं इसमें पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, इसका मतलब ये है कि x के मल्टीप्लिकेशन में कौन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए कि यहाँ पर देखिए 4x जो टर्म है इसमें 4 और x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि बीच में इसके कोई साइन नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो हम उसको इसी तरीके से लिखते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया, इसीलिए मैंने कहा कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर x के मल्टीप्लिकेशन में कौन है, 4 है, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन में होगा उसी को हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं, है ना। चलिए देखिए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक टर्म है। अब इसमें अगर मान लो पूछ लिया जाए कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, यानी x में किसका किसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x में मल्टीप्लाई हो रहा है -7 का, और x में मल्टीप्लाई हो रहा है y² का। ये पूरा एक टर्म है और इसमें इन सब में आपस में मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर आपका जो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -7y²। क्लियर है। एक इसका तरीका है, ट्रिक ये है कि आप जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसको छोड़ दो और उस टर्म में जितना है उसको लिख दो, सिर्फ उसी टर्म में, ऐसा नहीं कि दूसरे टर्म को लिख दोगे। यहाँ पर अगर x का पूछा है तो 7 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर इसी में y² का कोएफिशिएंट पूछता तो क्या लिखते, बहुत सिंपल है। आप y² को देखोगे कि उसके मल्टीप्लाई में कौन कौन है, तो उसके मल्टीप्लाई में x है और -7 है, तो इसका आंसर क्या आ जाता, -7x। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ x लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो क्या करोगे, तो कहोगे कि इसमें कुछ तो लिखा ही नहीं है। कुछ नहीं लिखा है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, याद रखिए, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन में हर जगह मौजूद है। x 1 जा x ही होता है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है तो कम से कम क्या है, 1। अगर सेम अगर -x + 2 लिखा होता, ये देखिए आपका बाइनोमियल है। अब ये बाइनोमियल है और इसमें x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, बहुत सिंपल है। x के मल्टीप्लाई में देख लो कौन है, यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में एक्चुअल में कोई नहीं है, तो मैंने क्या बताया, 1 होगा, और साथ में माइनस भी है तो -1 हो जाएगा। क्लियर है। आई होप अब आपको कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा। कोएफिशिएंट्स में एक टर्म यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स क्या होता है कि जब कभी किसी का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो उसमें जो नंबर है सिर्फ हम वो लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अभी लिया था -7xy², और मैंने इसमें जब आपसे पूछा था कि कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो मैंने क्या बोला कि x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो लिख दोगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x तो क्या हो जाएगा,
-7y²। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछूं, क्या पूछूं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो इसमें आपका जो नंबर है सिर्फ आप वो लिखोगे, इसमें मल्टीप्लाई में जो नंबर है सिर्फ वो लिखोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। तो कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में बस ज़रा सा अंतर है कि न्यूमेरिकल में सिर्फ नंबर लिखेंगे और कोफिशिएंट पूछेगा तो इसका मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में चाहे वेरिएबल हो, नंबर हो, कुछ भी हो, जिसका पूछेगा उसको छोड़कर बाकी सब लिख देंगे। उसके मल्टीप्लाई में जो हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला मत लिख दीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट टर्म। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कई टर्म्स हो सकते हैं। तो कांस्टेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कांस्टेंट किसे कहते हैं? एक नंबर को कहते हैं जिसमें वेरिएबल ना हो। तो अगर जैसे कि मैंने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जैसे x + 7, तो इसमें दो टर्म है, तो इसमें एक टर्म है x, दूसरा है 7, तो दूसरे वाले टर्म में वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 4x² + 3y + z। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म पूछा जाए तो इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, क्योंकि पहले में वेरिएबल है x², दूसरे में है y और तीसरे में है z। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म बहुत सिंपल सा चीज़ है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो टर्म जिसमें सिर्फ नंबर हो, वेरिएबल ना हो, तो उसे हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ y² इन दिस। अब यहाँ पर आपसे कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, ये जो टर्म लिखा है 8x = y² z, इसमें y² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि y² को देखो और उसके मल्टीप्लिकेशन में जो है वो लिख दो। इसके मल्टीप्लिकेशन में भाई 8x z है, तो y² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 8x z। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ p इन -2pqr, यानी -2pqr में p का कोएफिशिएंट क्या है? तो p को छोड़ दो, उसके अलावा इसके मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन है? -2 है, q है और r है, तो ये हो जाएगा -2qr। सेम अगर आपका x³ में x³ का पूछा जाए, कोएफिशिएंट ऑफ x³ बताना है, लेकिन किस में? इसमें। अब इसमें देखोगे आप तो कोई नंबर है ही नहीं, तो मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। उसी तरीके से आपसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि x² का कोएफिशिएंट बताओ -x² में। तो अगर -x² में पूछा जाएगा तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो मैंने क्या बताया? 1 लिखो, लेकिन साइन भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस रहेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो न्यूमेरिकल का मतलब सिर्फ नंबर। तो AB एक टर्म है जिसमें कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर है? इसमें आप देखोगे तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल दिख रहा है और वो क्या है? -6। आई होप आप कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कभी भी किसी भी जगह पूछेगा तो आप बता दोगे। अब हम जानेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स बताओ। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें 5 टर्म है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपका पॉलिनोमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें पूछा जा रहा है लाइक टर्म्स। तो याद रखना, लाइक टर्म्स हम उसे कहेंगे वो टर्म्स जिसमें वेरिएबल बिल्कुल सेम हो, यानी बिल्कुल एक जैसा जो वेरिएबल है उसे हम लाइक टर्म कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है p²q, यहाँ लिखा है q²p, तो आपको लग रहा होगा कि एक जैसा, नहीं, ये एक जैसा नहीं है। p²q जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ p 2 बार है और q 1 बार है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो q 2 बार है और p 1 बार है, तो ये एक जैसा नहीं हुआ, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, है ना। नेक्स्ट वाला है q 1 बार p 2 बार, तो q 1 बार हो और p 2 बार हो तो वो इसमें आ रहा है, यानी ये और ये जो है आपके लाइक टर्म्स हुए। क्यों लाइक टर्म्स हुए? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पर देखिए p²q है, यहाँ पर भी p²q है, बस ये थोड़ा सा इधर उधर लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लाइक नहीं है इन दोनों के, क्योंकि आप समझ रहे हो यहाँ पर p जो है 2 बार है लेकिन यहाँ q 2 बार है, इसीलिए ये दोनों अनलाइक है। इसके अलावा देखो यहाँ pq है, तो pq एक p और एक q, ऐसा कहीं नहीं है, तो ये भी लाइक नहीं है। यहाँ पे देखो p²q वापस से आ गया, तो इसके लाइक में ये है। तो अगर आपसे कोई पूछे लाइक टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, तो सिंपल आप क्या करोगे, वेरिएबल देखोगे और देख के बता दोगे कि हाँ ये लाइक है या
अनलाइक। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे टर्म्स लिख दिया है मैंने। अब इसमें लाइक ढूंढना है हमको। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी है, ये दोनों अनलाइक है क्योंकि यहाँ बी 2 बार है। लेकिन ये देखिए ये दोनों लाइक हैं आपका, ये और ये। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बी 2 बार है और यहाँ पर भी बी 2 बार है, एक बार ए है और एक बार सी है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, लाइक हो गए। यहाँ पे देखिए सी जो है 2 टाइम्स है तो ये लाइक नहीं हुआ। यहाँ पे भी देखिए बी 2 टाइम्स है तो ये लाइक हो गया। यहाँ ए 2 टाइम्स है और यहाँ फिर से बी 2 टाइम्स है। तो ये देखिए ये चारों टर्म्स जो हैं आपके लाइक टर्म्स हैं। पहला है आपका ए बी स्क्वायर सी, फिर ए सी बी स्क्वायर ए सी और सी ए बी स्क्वायर। सब में आप देखोगे तो बी 2 टाइम्स है, ए 1 टाइम्स है और सी भी 1 टाइम्स है। तो इसको हम लाइक टर्म्स कहेंगे। लाइक टर्म्स समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, याद रखिएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। इस वीडियो में आप समझ लीजिए कि लाइक टर्म्स कहते किसको हैं। आई होप आपको इसमें जो भी मैंने बताया है, चाहे वो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोएफिशिएंट हो, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो या कांस्टेंट टर्म, और लाइक अनलाइक भी आपको आई थिंक आ गया होगा। जो वीडियो में मैंने बताया है उसी के बेस पर आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लिए तो समझ लीजिएगा कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।